किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार नमस्कार। और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। पता है आपको, आज गंदरू भाई अभी से होली के रंगों में रम गए हैं। बुरा न मानो, होली है किसान भाइयों, कल होली है और हम लोग जम के होली खेलेंगे। लेकिन अभी झुमकी बहन, वक्त है समाचार का, यानी कृषि समाचार का। तो किसान भाइयों, पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। जी हाँ। नमस्कार, होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। झारखंड को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए मिलेगा 242.70 करोड़। मसाला फसल को तेज हवा से बचाने के लिए दे बांस और रस्सी का सहारा। आनंदी गांव के सफल किसान हैं सुंदर महतो। और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2013-14 में झारखंड को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 242.70 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत बंजर भूमि का विकास, उत्पादन वृद्धि, बीज ग्राम की स्थापना और कृषि अनुसंधान के कार्य किए जाएंगे। साथ ही साथ गढ़वा और गोड्डा में कृषि महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। रांची में खुलने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एक डीम यूनिवर्सिटी होगा। यहां 5 संकाय, स्कूल ऑफ जीनोमिक्स, स्कूल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्कूल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ बेसिक एंड सोशल साइंस संचालित होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ने संस्थान के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गर्मी के दिनों में तेज हवा चलती है। जो किसान इस मौसम में मसाला फसलों की खेती कर रहे हैं, वो तेज हवा के कारण पौधों को गिरने से बचाने के लिए बांस और रस्सी से पौधों का सहारा दें। इस वक्त किसी किसान भाई ने अगर मसाला फसल लगा रखी है तो इस वक्त ध्यान देने की बात है कि काफ़ी तेज़ हवा चलती है। तो हवा चलने से क्या है कि आपका पौधा गिर सकता है। तो पौधा ना गिरे तो अपने खेत के चारों तरफ बांस की बल्लियाँ लगा लें और उसको रस्सी से चारों तरफ से बांध लें और हर लाइन में ऐसे भी और ऐसे भी करके कर लें, ताकि एक स्क्वायर के अंदर उनका पौधा आ जाए और पौधा हवा चलने के बावजूद भी ना गिरे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पौधे को सपोर्ट दें किसी भी तरह से। अगर कोई और भी आपके पास विधि है सपोर्ट देने की तो उसको दे सकते हैं, लेकिन पौधे को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। राज्य के किसान प्याज की फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए पुसा रेड, पुसा रत्नाकर, लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, पुसा व्हाइट राउंड और पुसा व्हाइट फ्लैट नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। पौधशाला में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर ही बुआई की जा सकती है। किसान पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज के लिए पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट, लाइट रेड और एग्री फाउंड डार्क रेड नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। अन्य फसलों सहित कतारों में लगाई गई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई के लिए सबसे कारगर कृषि उपकरण है व्हील हो। व्हील हो मानव चालित यंत्र है और इसे किसान द्वारा धक्का देकर चलाया जाता है। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। व्हील हो निकाई गुड़ाई के लिए उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से हैंडल, टूल और फ्रेम होता है। हैंडल में ऐसी व्यवस्था होती है कि हैंडल की ऊंचाई चालक की लंबाई के अनुसार नियंत्रित की जा सकती है। यंत्र की गहराई फ्रेम में स्थित छेद के अनुसार क्लैंप से कम या अधिक की जा सकती है। सुंदर महतो ये नाम है आनंदी गांव के एक सफल किसान का। ये ना सिर्फ बड़े खेतों के मालिक हैं, बल्कि तरक्की पसंद ख्यालों के भी मालिक हैं और अपने खेतों से शानदार उपज पाने का हुनर भी जानते हैं। और माझी प्रखंड के आनंदी गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान हैं सुंदर महतो, जो अभी अपने 4 एकड़ खेतों में आलू की फसल लगाने के लिए खेतों की तैयारी और नर्सरी की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसानों के लिए मेरा ये सुझाव है कि बैगन के खेती के लिए उनके पास पलांडू की एक वैरायटी है स्वर्ण श्यामली,
उसको अगर आदमी 25 डिसमिल में लगा ले तो वो 1 साल के अंदर में गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा। उसके लिए कोई बहुत विशेष मेंटेनेंस या विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो ICR पलांडू जा करके उसका सिर्फ लिफलेट ले आएंगे, उसमें प्रैक्टिस कैसे करना, हमको बैगन की स्वर्ण शामली की खेती कैसे करनी है। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत शॉर्ट टर्म वैरायटी है और लंबे समय तक उत्पादन देती है और लोकल बाज़ार में उसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। इसी वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी के रूप में उभर करके बाज़ार में आई है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2050 रुपए से 2150 रुपए, चावल उत्तम 2200 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1650 रुपए, चना 4800 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6750 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 4350 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5700 रुपए से 6050 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 10,200 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3400 रुपए, आलू 625 रुपए से 725 रुपए और प्याज 1150 रुपए से 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बहुत बढ़िया ना। तब तब अब कृषि समाचार में किसान भाइयों को इतना बढ़िया बढ़िया हम लोग जानकारी देते हैं, मौसम के मिजाज से किसान भाई अवगत होते हैं और जो मंडी भाव है उसके बारे में भी किसान भाई को पता चल जाता है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कल भाई होली है, तो कल होली का एकदम प्रोग्राम है, ये बताइए। सबसे पहले तो मैंने पलाश के फूल को बहुत अच्छे से रगड़ करके उसका रंग बनाया है, लगाएंगे आप? अरे वाह, एकदम मैंने जैविक खेती के साथ साथ एकदम झुमकी बहन आजकल एकदम जैविक रंग भी बना रही है। बिल्कुल। लेकिन आपने कुछ सोचा है, गर्मी के मौसम में सब्जियों में बहुत दिक्कतें आती हैं। अरे हाँ, और मिट्टी जांच करवाने के बाद अगर आपको पता चलता है कि उसमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो उसका कैसे प्रबंधन करना है, ये इसके बारे में भी उनको जानकारी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो इस बारे में हम जानकारी दिलवा दें? बिल्कुल। चलिए किसान भाई बहनों, हम मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. झा जी से और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सब्जियों में पोषक सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, इससे किसान भाई क्या समझेंगे और कैसे इसका उपयोग करेंगे। किसान भाइयों, आप लोगों को पता है कि पौधों को 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उसमें से 6 पोषक तत्व जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये होता है कि इनकी आवश्यकता पौधे को बहुत ही कम मात्रा में होती है। ये तत्व हैं जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गर्मी में की जो सब्जियां हैं उसमें पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें। तो हम लोगों को पता है कि हमारे जिला की अधिकांश भूमि जो है वो अम्लीय है और इस अम्लीयता की वजह से जो जिंक, तांबा, आयरन और मैंगनीज है, इसकी कमी हमारे मिट्टी में नहीं है। हमारे यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत कम है मिट्टी की, इस वजह से ये पोषक तत्व जो हैं वो घुलनशील मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जस्ता की बात यदि आप करेंगे तो जस्ता की कमी कई मिट्टियों में पाई गई है, इसलिए जस्ता का प्रबंधन जो है वो आवश्यक है। जस्ता प्रबंधन के लिए किसान भाई
आप जिंक सल्फेट नामक उर्वरक जो है वो बाजार में उपलब्ध है और इसकी 25 से 30 किलोग्राम की मात्रा 2 वर्ष में एक बार अवश्य करें अपने खेतों में। और यदि आप अपनी खड़ी फसल में इसकी कमी के लक्षण देख रहे हैं तो 2% जिंक सल्फेट का जो है आप स्प्रे करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। और यदि कमी आपको दिख रही है तो छिड़काव जो है वो सबसे उत्तम साधन है। लोहा की कमी हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए इसके प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार तांबा की भी जो है कमी वो हमारे मिट्टी में नहीं है, इसलिए तांबा के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। मैंगनीज के भी प्रबंधन के लिए भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो जो 2 और पोषक तत्व बचते हैं जैसे बोरोन और मॉलिब्डेनम, उसकी कमी हमारे यहाँ के मिट्टी में है। और वो इसलिए है कि हमारे यहाँ की जो सॉइल है, जैसा कि मैं पहले बताया कि वो अम्लीय है और अम्लीय होने के वजह से उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया जो है वो काफ़ी कम है। बोरोन और मॉलिब्डेनम जो पोषक तत्व हैं ये इनकी उपलब्धता कम रासायनिक प्रतिक्रिया वाले मिट्टी में कम होती है। इसलिए हम लोगों को खास करके कोल क्रॉप जो है, जैसे हम लोग फूल गोभी की बात करें, बंदा गोभी की बात करें, तो बोरोन और मॉलिब्डेनम जो है वो देना पड़ सकता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा किसान भाई कि बोरोन जो है वो पौधे के पॉलन ट्यूब के निर्माण में सहायक होता है और पॉलन ट्यूब निर्माण यदि प्रभावित होगा तो सीधा सीधा इसका असर जो है उत्पादन पर पड़ेगा। मतलब फल जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसके उपज में कमी आएगी। इसलिए बोरोन प्रबंधन जो है वो काफ़ी आवश्यक है। अब हम लोग बात करें मॉलिब्डेनम की, तो मॉलिब्डेनम की भी कमी हमारे राज्य में है। अम्लीय मृदा है और इसकी उपलब्धता जो है वो ऊंचे तापमान पे, मतलब ऐसी मिट्टी जिसका कि तापमान जिसकी रासायनिक प्रतिक्रिया 7.5 से ऊपर हो, उसमें इसकी उपलब्धता होती है। और हमारे यहाँ अधिकांश मिट्टी जो है वो अम्लीय है और इसका रासायनिक प्रतिक्रिया जो है वो 7.5 से कम है। इसलिए हम लोगों को मॉलिब्डेनम जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तो मॉलिब्डेनम के लिए जो है उसके लिए भी उर्वरक बाजार में उपलब्ध है। इसकी मात्रा भी जो है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा किसान भाई कि आप बीज को मॉलिब्डेनम से उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है खाद वो थोड़ा कीमती खाद है और हम लोग जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो है वो बहुत ज़्यादा अपने लागत को वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 10 किलोग्राम मॉलिब्डेनम जो है वो आपको प्रति हेक्टेयर के दर से डालना है। लेकिन यदि आप बीज उपचार करते हैं तो 10 से 15 ग्राम मॉलिब्डेनम से आप 20 से 25 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि आप बीज को उपचारित कर लें, उसके बाद बीज लगाएं। तो यदि मॉलिब्डेनम की कमी हमारे खेत की मिट्टी में है तो हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए। एक चीज़ जो है वो आवश्यक रूप से ध्यान देंगे किसान भाइयों कि सूक्ष्म पोषक तत्व का जो प्रयोग है, यदि आपको अपने फसल में इसकी कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो करें ये, या फिर यदि आपने मिट्टी जांच करवाया है और मिट्टी जांच में ऐसा पता चला है कि आपके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो ही करें, अन्यथा इसका प्रयोग आप ना करें, क्योंकि इनकी आवश्यकता पौधे को काफ़ी कम होती है और इसका जो क्रिटिकल लेवल है वो काफ़ी कम होता है। मतलब यदि इसकी अधिकता हो जाएगी तो इसकी कमी से जितना उत्पादन पर असर पड़ता है उससे ज़्यादा असर जो है इसकी अधिकता पे पड़ेगा, खास करके मॉलिब्डेनम और बोरोन की बात करें तो। इसलिए अवश्य रूप से आप देख लें कि कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है छिड़काव करें, या फिर मिट्टी जांच के आधार पर यदि कमी आ रही है तो फिर आप इसका जो है प्रयोग करें। बेहतर होगा कि आप छिड़काव करें या फिर उसको जो है खेत की अंतिम जुताई के साथ अपने खेतों में प्रयोग करें। सूक्ष्म पोषक तत्व के लक्षण को पहचानना वो भी काफ़ी अनुभव का काम है। किसान भाई आप लोग बोरोन और मॉलिब्डेनम का जो कमी का लक्षण है वो फूल गोभी और बंदा गोभी में आप लोग देखते होंगे। जब फूल गोभी की हम लोग कटाई करते हैं, ऊपर से पौधा पूरी तरीके से जो आपको वो स्वस्थ दिखता है, लेकिन जब आप उसको काटते हैं तो एक उसमें छेद दिखता है, उसको हम लोग हॉलो हार्ट बोलते हैं। और किसान भाई सोचते हैं कि कोई कीड़ा लग गया और कीड़े ने जो है वो पूरे इसके स्टेम को जो है वो खा लिया, लेकिन वो कीड़े का प्रकोप नहीं होता है, वो पोषक तत्व की कमी का एक लक्षण है। आप किसान भाई पोषक तत्व की सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के लक्षण के बारे में आपके नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ आकर के आप इसके बारे में बात करें। आप अपने अंदाज से, अपने अनुमान से यदि आप निश्चित नहीं है तो सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा किसान भाई कि यदि आप अपने खेत में
नियमित रूप से गोबर खाद या केचुआ खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए अलग से किसी उर्वरक का प्रयोग नहीं करना होगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी सब्जियों में पोषक तत्व की कमी से होने एवं लाभ के बारे में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार। कैसी रही जानकारी? जानकारी तो काफ़ी अच्छी थी और हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि भाई जो हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी, उन्होंने बताया कि कितने तरह के पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और उसकी क्या आवश्यकता है फसलों में। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा विराम ले ले तो बढ़िया नहीं होगा? बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए और भी जानकारी की बातें लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम फिर आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। अब क्या कहना है आपका? हाँ, हम बतलाने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में कुछ पौध प्रबंधन के बारे में। हाँ, गर्मी के मौसम में पौध प्रबंधन भाई जी। कैसे होगा? गर्मी का मौसम आ गया है, सब तरह का प्रबंधन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन किसानों के लिए पौध प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब देर न करते हुए मिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह जी से और जानकारी लेते हैं इस बारे में भी। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताएं कि ये पौध प्रवर्धन क्या है और इसमें आप लोग क्या क्या काम करते हैं? पौध प्रवर्धन सही अर्थ में अगर उसको समझिए तो एक पौधा से कैसे एकदम उसी की तरह दूसरा पौधा बना दें जो कम मेहनत में हमको एकदम उसी की तरह फल देने लगे, और इसी को हम पौध प्रवर्धन कहते हैं। इसमें हो जाता है कि अलग अलग पौध को बनाने के लिए अलग अलग विधियां हैं और उसी विधि के द्वारा हम लोग जैसे आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल ये सब पौध बना लेते हैं, और किसान बंधु अगर चाहें तो उसे अपना खेत में लगाएं या चाहें तो उसको बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा के उससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी, किसान भाइयों को हमें जरा ये भी बता दें कि कैसे आप अपने घर में कैसे इस पौधों को बनाएंगे, क्या तकनीक उपयोग करेंगे और कितना मेहनत लगेगा उन्हें? उसमें जैसे ये करते हैं, मान लीजिए हम लोग अभी नींबू के बागान में खड़े हैं, नींबू का पौधा अगर बनाना है
तो नींबू का पौधा सबसे आसान तरीका से गूटी बांधने से बन जाता है, जिसको हम लोग ईयर लेयरिंग कहते हैं या गूटी बांधना कहते हैं। इसमें उसका जो डाल है उसका बार्क को छील देते हैं और पहले से मिट्टी और गोबर खाद का मिश्रण तैयार करके रखे रहते हैं। और जहाँ पे हम लोग उसका छिलाई करते हैं उस जगह पे एक बाज़ार में आपको IBA मिलता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जो बाज़ार में हमको रूटेक्स या रूट हार्मोन के नाम से उपलब्ध है। उसको उस जगह पे लगा देते हैं। लगाने के 5 मिनट बाद मिट्टी का गोला वहाँ पे सटा के अब प्लास्टिक ऊपर से दे के सुतली से ईयर टाइट बांध देते हैं। जैसे अगर देखना चाहें किसान बंधु तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि पहले इसका बार्क को छील दिए हैं, जो बाहर का स्किन है, और उसके बाद गांठ के पास रूटेक्स दवा लगा के, मिट्टी लगा के और प्लास्टिक दे के एकदम ईयर टाइट बांध दिए। अब यहाँ पे हमें न पानी देना है न कुछ करना है। ये अपने आप जब रेनी सीजन में वर्षा होगी तो उसके बाद इसमें न जड़ निकल जाएंगे, और जब जड़ निकल जाते हैं तो इसको नीचे से हम काट के इस पौधा को इस पेड़ से अलग कर देते हैं और पॉलीथीन में लगा के दूसरा पौधा इस तरह बन जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी फलने लगता है। शुरू का 2 साल इसका फूल को तोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय अगर फल लेंगे तो कमज़ोर हो जाता है पौधा, और उसके बाद इसको हम फल के लिए छोड़ देते हैं जितना फले। आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बता दें कि वो किस समय में अच्छी तरह से कर सकते हैं, या किस तरह की मिट्टी का वो चुनाव करें, कैसी जलवायु होनी चाहिए और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जैसे जो हम लोग गूटी बांधने के लिए, ईयर लेयरिंग के लिए जो मिट्टी बनाते हैं, तो उसमें तालाब की मिट्टी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब वो ज़्यादा अच्छा होता है। तालाब का नीचे जो मिट्टी जमा है उसमें कीड़े मकोड़े और पत्ते सड़के ना जमा हो जाते हैं, और उसी मिट्टी में गोबर खाद मिक्स करके उसको अच्छा से सौंध देते हैं और तब जाके उसको लगाते हैं। गूटी बांधने का सबसे अच्छा समय तो रेनी सीजन है। अभी भी अगर उसको बांधा जाए तो वो बरसात का 1-2 बारिश खाने के बाद, पड़ने के बाद उसमें जड़ आ जाएगा। कि कितना वक्त लगता है इस पूरे प्रक्रिया में? इस मतलब बांधने के बाद 40 से 60 दिन के अंदर उसमें जड़ आ जाते हैं। किसान बंधु उसको काट के अलग करके लगा सकते हैं। आप हमें ये भी बता दें हमारे किसान भाइयों को कि अगर जो इस साल नहीं कर पाए हैं, अगर अभी क्योंकि इस साल का शुरुआत है, तो इस साल वो किस किस वक्त में कितना फ़ायदा कमा सकते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं? जैसे अभी अगर किसान बंधु के पास अमरूद के मात्र पौधे अच्छे हैं और साथ में उनके पास बीजू पौधे भी हैं, तो अमरूद में अभी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग का अमरूद में समय है और उनको सफलता मिलेगी। इसी तरह जैसे बरसात में वो जो गुठली खा के फेंक देते हैं आम का, उसे पॉलीथीन में लगा दें और उससे जो पौध तैयार होगा उसमें वो अगले साल आम का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इस तरह वो जो सामान को फालतू फेंक देते हैं उसका वो सही रूप में यूज कर पाते हैं। किसान भाइयों, पौध प्रवर्धन प्रक्रिया जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप एक नए रोजगार के साधन सीख सकते हैं। तो आइए हम ये भी जान लें कि आप इसकी जो प्रशिक्षण है वो कहाँ से आप ले सकते हैं। इसके लिए तो किसान बंधु अगर समूह में या कोई NGO के थ्रू आते हैं तो 25 तक के समूह में आके हमारे ऑफिस में एप्लीकेशन देके यहाँ से वो प्रशिक्षण के लिए डेट ले सकते हैं। और दिक्कत अगर उनको है कि 25 का समूह वो नहीं बना पा रहे हैं, 5 का समूह नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। वो इंडिविजुअल ऑफिस में आ जाए, हम लोग से कभी भी ऑफिस टाइम में वो पौध प्रबंधन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इंडिविजुअल मतलब अकेले भी आने पे उनको हम लोग पौध प्रबंधन का पूरा जानकारी दे देंगे। तो किसान भाइयों, देखा आपने हमारे सिंह साहब ने कितनी बेहतरीन जानकारियां आप लोगों को दी पौध प्रवर्धन के बारे में। आशा करती हूं आप पौध प्रवर्धन के इस प्रक्रिया को ज़रूर अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार। वाह भाई, ये जरूरी था पौध प्रबंधन कि बिल्कुल किस तरह से पौधे का प्रबंधन हमको करना है जी हाँ। ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। हाँ, तो किसान भाइयों हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले झुमकी बहन आप हमारे किसान भाइयों को पता बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अब बारी है पता बताने की। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोज रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों हमें दीजिए इजाजत। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।